हेलो दोस्तों, द क्राइमिस कैफे में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा किस्सा करीब 13 साल पुराना है और शायद नेपाल के इतिहास में सबसे ज्यादा खूनी कहानी यही कहलाती है। यहाँ तक कि नेपाल के स्कूल्स कॉलेज के स्टूडेंट ने इसको लेकर पूरे देश में तरह तरह से प्रदर्शन किया था। हालत इस कदर तक खराब हो गई थी कि जिन अपराधियों का नाम इस केस से जुड़ा हुआ था उनकी जान तक को खतरा हो गया था और पुलिस के लिए भी उनकी हिफाजत करना मुश्किल होता जा रहा था। लोग इस कदर गुस्से में थे कि वह हाथों हाथ इंसाफ पाना चाहते थे। वह सब इस फिराक में थे कि किसी तरह अपराधी उनके हाथ चढ़ जाए और वह अपना इंसाफ खुद ही कर ले। दोस्तों, क्राइम की एक कहानी साल 2009 की है। काठमांडू में एक टीचर थे जिनका नाम वीरेंद्र प्रधान था, जो कि अपने नाम के पीछे श्रेष्ठ भी लगाते थे। यानी उनकी दो पहचान थी, पहली वीरेंद्र प्रधान और दूसरी वीरेंद्र श्रेष्ठ। वीरेंद्र प्रधान असल में भारत के दार्जिलिंग का रहने वाला था और यहाँ से वह करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट होकर वहाँ के एक कॉलेज में साइंस पढ़ाने लग गया था। वीरेंद्र एक अमीर घर से ताल्लुक रखता था, जिस वजह से उसने नेपाल में जल्दी अपना खुद का घर बना लिया और साथ ही साथ अपने घर के कई हिस्सों को किराए पर चढ़ा दिया था। थोड़े दिनों बाद वीरेंद्र के घर में एक फैमिली किराएदार के रूप में रहने आती है, जिसमें करीब 3 लोग थे। पहले गोपाल श्रेष्ठ, उनकी पत्नी राधा श्रेष्ठ और उनकी 19 साल की बेटी ख्याति श्रेष्ठ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक वीरेंद्र प्रधान अपने मकान को बेच देता है। क्योंकि नया मालिक कोई भी किराएदार रखना नहीं चाहता था, इसीलिए सारे किराएदारों को वो मकान खाली करके वहां से जाना पड़ता है और इसी वजह से ख्याति श्रेष्ठ का परिवार भी विरतनगर में जाकर वहां से किराए पर रहने लगता है। ख्याति पढ़ने में काफी अच्छी थी और उसने अपनी क्लास 10th की पढ़ाई अच्छे नंबर से पास कर ली थी और ख्याति की पढ़ाई देखते हुए उसके माता पिता उसे वापस काठमांडू लेकर आ जाते हैं और यही ख्याति का एडमिशन जुबलिएंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में कर देते हैं। इसी बीच 5 जून 2019 को ख्याति को अपने फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें फीमेल मैगजीन की ओर से उसे लकी ड्रा का विनर बनने की बात कही गई थी, जिसमें उसे प्राइज के रूप में 20,000 नेपाली रुपए और नेपाल के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोखरा का आने जाने का टिकट देने की बात कही गई थी। हालांकि ख्याति को यह बात बहुत ही चौंकाने वाली लगी थी, क्योंकि उसके मुताबिक उसने किसी भी प्रतियोगिता में कोई भाग नहीं लिया था और वो इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। इस सब के थोड़ी देर के बाद ख्याति के पास एक अनजान लड़की का कॉल आता है, जिसमें वो लड़की ख्याति को अपने इनाम की रकम और पोखरा का टिकट ले जाने के लिए दोपहर तक SMS में दिए गए पते पर आने के लिए कह देती है। ख्याति इन सब की जानकारी अपने माता पिता को देती है और बेटी को 20,000 रुपए और पोखरा का रिटर्न टिकट मिलने की वजह से माँ बाप बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर ख्याति को अपने घर के नौकर राम के साथ दिए गए पते पर भेज देते हैं। यह पता काठमांडू के पुतली सड़क पर था। नौकर ख्याति को उस पते पर पहुंचाकर वापस घर आ जाता है। थोड़ी देर वहाँ इंतजार करने के बाद ख्याति की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो खुद को उस मैगजीन का एडिटर बता रही थी। फिर वो लड़की प्राइस के लिए कुछ पेपर वर्क का हवाला देकर ख्याति को एक अपार्टमेंट में ले जाती है। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद उस अपार्टमेंट में एक अनजान शख्स की एंट्री होती है, जिसे देखकर ख्याति बुरी तरीके से चौंक जाती है। दरअसल वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र प्रधान था, जो कुछ वक्त पहले ही ख्याति के मकान मालिक हुआ करता था और ख्याति वीरेंद्र को अंकल कहा करती थी। वीरेंद्र प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने की नाटक करता है और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वीरेंद्र ख्याति को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। क्योंकि ख्याति वीरेंद्र को पहले से ही जानती थी, इसलिए वह बिना हिचकिचाए कोल्ड ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेती है और जैसे जैसे ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीती है वह बेहोशी की हालत में आ जाती है, क्योंकि वीरेंद्र ने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। इधर वक्त गुजरता जा रहा था। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन ख्याति अब तक अपने घर पर नहीं लौटती है। अब ख्याति के माता पिता बहुत परेशान होने लगते हैं। अपनी बेटी की तलाश में वह यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं, पर वह उन्हें कहीं नहीं मिलती है। तभी कुछ देर के बाद ख्याति के पिता गोपाल के मोबाइल पर एक SMS आता है और उस SMS को पढ़कर ख्याति के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस मैसेज में लिखा था कि उन लोगों ने ख्याति को किडनैप कर लिया है और अगर वह उसकी सलामती चाहते हैं तो 10 लाख रुपए देने होंगे और अगर इस बारे में किसी को कुछ भी जानकारी दी तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी। अपनी इकलौती बेटी की किडनैपिंग की खबर सुनते ही माता पिता बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और घबराए माता पिता ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं किडनैपर उनकी बेटी को कुछ कर ना दे। लिहाजा पति पत्नी यह तय करते हैं कि वह पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे और वह फौरन 10 लाख रुपए का इंतजाम करने में जुट जाते हैं, क्योंकि मैसेज में लिखा था कि पैसों का इंतजाम होते ही किडनैपर्स उन्हें आगे का रास्ता बताएंगे। अगले रोज सुबह ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज के मुताबिक ख्याति की माँ और घर के नौकर राम को एक तय जगह बुटावल पहुंचने के लिए कहा गया था। अगले रोज सुबह ख्याति की माता पैसे लेकर बुटावल पहुंच जाती है तो उन्हें एक और मैसेज आता है, जिसमें उन्हें चितवन के लिए कहा जाता है। लेकिन वह जैसे ही चितवन पहुंचते हैं तो उन्हें एक और मैसेज मिलता है, जिसमें उन्हें चितवन से सुनौली के लिए पहुंचने के लिए कहा जाता है।
ख्याति की माँ अपने नौकर नाम के साथ एक जगह से दूसरे जगह पर फिरौती की रकम लेकर पहुंचती रही, लेकिन उन्हें बार बार किडनैपर्स डेस्टिनेशन चेंज करके मैसेज कर रहे थे। सुनोली पहुंचने के बाद ख्याति की माँ को एक और मैसेज आता है जिसमें उन्हें दार्जिलिंग पहुंचने के लिए कहा जाता है। फिर वह दोनों बॉर्डर पार करके दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। फिर वहां से उन्हें एक और मैसेज आता है और उन्हें कहा जाता है कि अब वो काकरभिट्टा आ जाए। अपनी बेटी की सलामती के लिए फिरती माँ को यह भान भी नहीं थी कि वह कब 1400 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। अब ख्याति की माँ राधा बताए हुए होटल पर पहुंचती है तो उनकी नजर बीरेंद्र प्रधान पर पड़ती है। तभी उन्हें एक और मैसेज मिलता है जिसमें कहा गया था कि फिरौती की रकम लेकर नौकर को होटल के अंदर एक खास हिस्से में भेज दीजिए और ख्याति की माँ को खास तौर पर आने से मना किया गया था। फिर राम पैसे लेकर होटल के उस हिस्से में पहुंच जाता है। वहां उसे एक शख्स मिलता है जिसे वह पहचान लेता है क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बीरेंद्र प्रधान ही था। फिर राम बीरेंद्र को पैसे देकर अपने वापस गाड़ी के पास लौट आता है। फिर ख्याति की माँ को एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा गया था कि अब वो वापस घर चले जाएं क्योंकि उनकी बेटी उन्हें वहीं घर पर मिल जाएगी। फिर ख्याति की माँ और नौकर वापस काठमांडू आ जाते हैं। अब उनके पास सिवाय इंतजार करने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा था। बेटी के इंतजार में पूरा दिन निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात, लेकिन ख्याति का दूर दूर तक कोई भी पता नहीं था। ना ही ख्याति घर पर आई थी और ना ही उसकी कोई खबर। यहाँ तक कि जिस नंबर से मैसेज आ रहे थे वो नंबर भी अब स्विच ऑफ हो गया था। ख्याति के माता पिता के मन में अब बुरे बुरे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और बहुत इंतजार के बाद जब ख्याति घर नहीं आती तो मजबूरन पुलिस के पास जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं और अपना पूरा किस्सा पुलिस को बतला देते हैं। अब पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है और कोई ऐसी बात बताने को कहती है जो उन्हें इस पूरे किस्से में अजीब लगी हो। तभी ख्याति की माँ काकरभिट्टा के उस होटल में बीरेंद्र प्रधान के देखे जाने की बात कहती है। तब पुलिस शक के आधार पर बीरेंद्र प्रधान का पता लगाने में शुरू हो जाती है, पर उन्हें पता चलता है कि बीरेन कई दिनों से अपने घर पर नहीं है। इसी बीच पुलिस बीरेन की पूरी कुंडली निकालने में लग जाती है और बीरेन प्रधान की खोज बहुत ज्यादा तेज कर देती है। ऐसे ही दिन पर दिन गुजर रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई भी कामयाबी नहीं लगती है। तभी पुलिस को शहर के अलग अलग हिस्सों से इंसानी बॉडी के टुकड़े मिलने की जानकारी मिलने लगी। हैरानी की बात तो यह थी कि ये सारे हिस्से काठमांडू से दूर जंगली और वीरानों एरियो में मिल रहे थे। कहीं हाथ के 2 टुकड़े मिलते तो कहीं पैर के। अब ख्याति को गायब हुए 15 दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच कुछ राहगीरों ने पुलिस को एक इंसानी सर मिलने की जानकारी दी जो कि पूरी तरीके से खराब हो चुका था और उसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल था। पुलिस उस सर को भी उठाकर बाकी लाश के टुकड़ों के साथ रख देती है। इसी बीच पुलिस के खबरी के द्वारा बीरेन का पता चल जाता है और पुलिस उसे दबोच लेती है। पकड़ में आ जाने के बाद बीरेन से इंटरोगेशन की जाती है और उसे पुलिस बहुत से सवाल पूछती है, जिसमें से ज्यादातर सवालों का तो वह बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दे देता है, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था कि असल में वो उस होटल में क्या कर रहा था और वहाँ वह क्यों गया था। फिर यह केस नेपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है, जो कि बीरेन से बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो बीरेन अपना मुंह नहीं खोलता है, लेकिन बाद में पुलिस की सख्ती के सामने वह टूट जाता है और फिर वह अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसने नेपाल को पूरी तरीके से झंझोर कर रख दिया था। दरअसल बीरेन एक अच्छे परिवार से था। काठमांडू के कॉलेज में साइंस टीचर होने के साथ साथ उसने अपने मकान में भी बहुत से किराएदार रख रखे थे, जिस वजह से उसकी अच्छी खासी कमाई होती जा रही थी। इसी बीच बीरेन को जुए की लत लग जाती है और वह काठमांडू के कई कैसीनो में खूब जुआ खेलने लग जाता है। देखते ही देखते वह इतनी रकम हार जाता है कि उस पर अच्छा खासा कर्ज चढ़ जाता है। वो बताता है कि उसने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपना मकान तक बेच दिया था और खुद जाकर किराए के मकान में रहने लग गया था, मगर इससे भी कोई बात नहीं बनती और उसका कर्ज उतर नहीं पाता है। तब उसने कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के कई रास्ते देखे और अंत में जाकर उसने क्राइम का रास्ता चुना। बीरेन से पूछने पर कि उसने ख्याति को ही क्यों चुना, तो वो बताता है कि करीब 5 जून 2009 से कुछ रोज पहले ही उसे पता चला था कि ख्याति अपने माता पिता के साथ वापस काठमांडू आ चुकी है और यहाँ पर वह किराए के मकान में रह रही है। फिर वह उनसे मिलने ख्याति के घर पहुँच जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीरेन पेशे से एक टीचर था, इसलिए ख्याति के माता पिता उसके आगे ख्याति की पढ़ाई के बारे में सब कुछ बता देते हैं। उन्होंने बताया कि ख्याति पढ़ाई में बहुत ही तेज है और उसकी आगे की पढ़ाई वो विदेश से कराना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी थी। जब बीरेन को पता चलता है कि ख्याति के माता पिता के पास एक अच्छी खासी रकम मौजूद है, तो उसी वक्त बीरेन के दिमाग में एक साजिश अपना घर कर लेती है और तभी उसने फिरौती के लिए ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। फिर बीरेन ने इस साजिश में मेरीना शालिया नाम की एक स्टूडेंट को भी शामिल कर लिया, जो कि करीब 18-19 साल की ही थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी जिस स्कूल में बीरेन प्रधान पढ़ाता था। पैसों की लालच में वो लड़की बीरेन के साथ मिलकर ख्याति को फोन करके अपने पास बुलाती है और जब ख्याति वहां आ जाती है तो वही उसे बीरेन तक ले जाती है और फिर वापस घर आ जाती है।
मरीना के वहां से जाने के बाद बीरेन बेहोशी की हालत में ख्याति का गला घोटकर उसे मार देता है। फिर ख्याति के शरीर के कई टुकड़े करता है और सभी टुकड़ों को काठमांडू के 17 किलोमीटर के अलग अलग एरियो में फेंक देता है। इस केस की सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि ख्याति के बेहोश होने के 1 घंटे के भीतर ही बीरेन ने कत्ल कर दिया था और इसी कत्ल के 4-5 घंटे के बाद लाश के टुकड़े किए और फिर उसने फिरौती की रकम के लिए पहला मैसेज किया था। यानी कि ख्याति के मरने के बाद उसकी सही सलामती के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। जब ये सब मामला पब्लिक के सामने आया तो पब्लिक में काफी आक्रोश देखने को मिला। पूरे स्कूल कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने अलग अलग तरीके से रोड पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से कोर्ट ने में इस मामले में बहुत ही तेजी दिखाई और 1 साल के अंदर ही इस केस का फैसला सुना दिया। ख्याति को अगवा करके उसका कत्ल करने के गुनाह में बीरेंद्र प्रधान को 39 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि मरीना साक्या को 20 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि मरीना ने अदालत के सामने यह कहा कि बीरेंद्र प्रधान ने उसे ब्लैकमेल किया था और जान से मारने की धमकी दी थी और उसे सिर्फ किडनैपिंग के बारे में बताया गया था, कत्ल के बारे में नहीं। लेकिन अदालत ने उसकी दलील को नहीं माना और अपने फैसले पर टिकी रही। तो दोस्तों, ये थी नेपाल की सबसे दर्दनाक कहानी, जिसमें एक 19 साल की बच्ची को उसके ही मकान मालिक के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप इसी प्रकार की कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि अगली बार जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।